नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर का ये बखान उसकी खूबसूरती के लिए हुआ था, लेकिन दुनिया जानती है कि कश्मीर में पाकिस्तान के खून खराबे ने वहां का क्या हाल किया। 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे और आतंकवाद पर वज्र प्रहार ने न्यू कश्मीर का एजेंडा पेश किया है। लेकिन बात बात पर कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान को घसीट लाने वाले फारूक अब्दुल्ला को अब वहां अमन की अपील करने में भी दिक्कत होती है। वाह, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से अपील करना उनका काम नहीं है, ये प्रधानमंत्री का काम है। वाह, कमाल है फारूक साहब, आप इतना भी नहीं करेंगे? जिस सरजमीन पर आप पले बड़े और जिसने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, वहां अमन चैन की अपील करने के लिए, पाकिस्तान को कुछ कहने के लिए आपके पास ना लफ्ज है ना वक्त है। वाह, कमाल है। मैं फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान परस्ती को विस्तार से एक्सपोज करूंगी, लेकिन बताती चलूं कि आज के दिन को बीजेपी कश्मीर पर नेहरू के ब्लंडर्स का दिन बता रही है। वैसे तो 75 साल पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से 27 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था, लेकिन आरोपों के मुताबिक नेहरू की भूलों से कश्मीर में पाकिस्तान की दखल कायम हो गई। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या कश्मीर में नेहरू की भूलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर कर रहे हैं, और क्या फारूक और महबूबा मुफ्ती जैसे पाकिस्तान परस्त नेताओं के चलते कश्मीर की शांति में अड़चन आ रही है? यही है आज पब्लिक का सवाल। फारूक अब्दुल्ला वो नेता हैं जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था। वो नेता जिसके खानदान ने आजाद भारत में कश्मीर की सियासत में सबसे बड़ा दखल रखा था। फारूक के पिता शेख अब्दुल्ला खुद वो और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर पर दशकों तक राज किया है। क्या उस फारूक अब्दुल्ला को फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर में अमन शांति हो? मैं ये सवाल पूछने को मजबूर हुई हूं क्योंकि कश्मीर में खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से अपील करना उनका काम नहीं, ये वो खुद कह रहे हैं। सुनिए फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। क्या कहना है? Why don't you appeal Pakistan to stop the bloodshed in the Kashmir? Who am I to appeal? No, it's not my job. It is for Government of India's job. It's the Prime Minister's job. आपने कहा था Not Farooq Abdullah. It's the Prime Minister. Not Farooq Abdullah. वाह, उनका काम नहीं है। अमन चैन की अपील करना उनका काम नहीं है। हाँ, हंगामा करना उनका काम है। वहां पर किसी तरह खून खराबा चलता रहे, लोगों में अशांति फैली रहे, ये शायद उन्हें पसंद है। वाह फारूक साहब, कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान से अपील करना तक आपको मंजूर नहीं है, फिर किस नियत से पाकिस्तान को कश्मीर के मामलों में वो एंट्री दिलाते रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान से बात करे, ये आप क्यों कहते हैं? आपके मुंह से अगर कुछ नहीं निकलता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस बात पर पाकिस्तान से बात करे? और ये हर बार प्रिस्क्रिप्शन आपकी तरफ से क्यों आता है? सुनिए जुलाई में फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था, ये सुनिए उनका बयान। कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि खत्म हो गया। मैं इनसे कहता हूं ये खत्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। मुश्किलें खड़ा करना आपके दायरे में, हल ढूंढना आपके दायरे में है ही नहीं फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने बीते दशकों में जमकर पाकिस्तान परस्ती की है,
लेकिन कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आज इन नेताओं की राजनीति में अस्तित्व का संकट है। आज कश्मीर के बडगाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ साफ कह दिया कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को भी भारत आजाद करा के रहेगा। भारत की सेना में इतना दम है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह का यह बयान भारतीय सेना के शौर्य और इन्फेंट्री डे के दिन आया है। आज का दिन भारतीय सेना का शौर्य दिवस इसलिए है क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना कश्मीर पहुंची थी। लेकिन आज के दिन नेहरू के कश्मीर वाली कथित भूलों पर राजनीति हो रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू की कश्मीर पर भूलें गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक झूठ है कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर के भारत में विलय पर टाल मटोल कर रहे थे। रिजिजू के मुताबिक नेहरू आखिरी वक्त तक कश्मीर के भारत में विलय को रोकते रहे। रिजिजू ने कहा है कि कश्मीर पर नेहरूवियन ब्लंडर्स हुई है। सुनिए ये बयान। और कश्मीर में समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताने वाले बीजेपी का यह भी दावा है कि कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिशें जब रंग ला रही हैं। इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर दौरे पर थे, तब उन्होंने एक रैली से पहले मंच पर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवा दिया था। हालांकि कश्मीर के हालात को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा है। उन्होंने आज ट्वीट करके कहा, इस साल कश्मीर में 30 टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। ये राहुल गांधी का कहना है। वाह, जब नरसंहार हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का तो आप यहां बैठकर यासीन मलिक से गले मिल रहे थे। ये शायद राहुल गांधी भूल जाते हैं। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक का सवाल है, क्या नेहरू की भूल ही कश्मीर समस्या का मूल है? सवाल नंबर 2, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पर इतने परेशान क्यों हो गए हैं? सवाल नंबर 3, क्या जिस तरह आर्टिकल 370 हटाया गया भारत पीओके को भी वापस ले लेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल। और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, सीनियर एडवोकेट भी है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, तारिक फतेह लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बशीर आरिफ कश्मीरी एक्टिविस्ट है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है आचार्य प्रमोद कृष्णम से, कांग्रेस के नेता हैं। और आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज 75 साल हो गए और कांग्रेस की गलतियां आज भी ये देश किसी न किसी तरह से अपने सीने में चोटों के साथ लिए चले जा रहा है। और ऊपर से राहुल गांधी का कहना है कि इसे खराब किया तो मोदी सरकार ने। मैं पूछना चाहती हूं, इनमें से कौन सी बात गलत है जो आज किरण रिजिजू ने कही है? क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस ने कश्मीर की एक्सेशन जुलाई में जो महाराजा हरि सिंह ने कहा था वो अक्टूबर तक डिले की? क्या यह सही नहीं है कि ये प्रोविजनल एक्सेशन उन्होंने किया, जबकि महाराजा हरि सिंह कभी भी कोई प्रोविजनल की बात नहीं करते थे? इंटरनेशनल इसको यूएन इशू आर्टिकल 35 में ले जाने की गलती भी नेहरू ने की थी। और
नेहरू ने भी तो प्लेबिसाइट की बात की थी। मैं पूछना चाहती हूं, आर्टिकल 370 का जन्म भी तभी हुआ था, तो क्यों ये भूल जाते हैं राहुल गांधी? नाविका जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने जो बातें कही हैं और ये कहने की कोशिश की है कि पंडित नेहरू की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां थीं जिसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा, तो वो कुछ और गलतियां भी हैं पंडित नेहरू की जिन्हें बताना भूल गए। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू की सबसे पहली गलती तो ये थी कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। पंडित नेहरू की दूसरी बड़ी गलती ये थी कि महात्मा गांधी के द्वारा जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया और असहयोग आंदोलन हुआ 1920, 21, 22 के अंदर, तो उसमें शामिल हुए और वो जेल गए। और पंडित नेहरू की तीसरी बड़ी गलती ये है कि इस देश के लिए पंडित नेहरू ने लगभग 10 साल से ज़्यादा जेल में काटा। चौथी पंडित नेहरू की गलती ये है नाविका जी, जो किरण रिजिजू साहब को बताना चाहिए कि उन्होंने जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश के निर्माण का सपना देखा। पंडित नेहरू की पाँचवीं गलती ये है कि उन्होंने रिहंद बांध, भाखड़ा बांध और इस तरह के तमाम आधुनिकीकरण किया देश का। और वो कहते थे कि ये जो इंडस्ट्री है ये भारत का मंदिर है, हमारे मंदिर हैं, इसको इंडस्ट्री को मंदिर की तरह, क्योंकि इससे हमें रोजी रोटी मिलती है, इससे हमें जीवन यापन करने का संसाधन मिलता है। पंडित नेहरू की और एक बड़ी गलती है, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गुट और सबसे बड़ी हमारी विदेश नीति तो जो आज भी है वो भी पंडित नेहरू की दी हुई है, ये भी पंडित नेहरू की गलती है। पंडित नेहरू की कितनी गलतियां गृह मंत्री गिनाएंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती पंडित नेहरू की ये थी कि देश की आज़ादी में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और इस देश के निर्माण में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, इसको भी गलती मान लिया जाए तो सीधी सीधी बात होगी कि पंडित नेहरू को इस इतिहास से अलग कर दिया जाएगा और देश के राष्ट्र निर्माता के रूप में पंडित नेहरू को याद ना करके उन्हें एक विलन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं गृह राज्य मंत्री। आई एम सॉरी टू से कि देश के भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री का किसी पूर्व प्रधानमंत्री, गृह राज्य वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सरकार में थे, अब वो कानून मंत्री हैं। अब वो कानून मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री पहले थे। मुझे तो उनका वही याद आता जब उन्होंने बीफ पे बयान दिया था कि गृह राज्य मंत्री का बीफ पे बयान आया है। खैर एनीवे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। भारत सरकार के इतने इंपॉर्टेंट मंत्री के द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री के कैरेक्टर एसेसिनेशन की बातें करना, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। सरकार आती है, जाती है, सरकार आएंगी और जाएंगी। इस देश में जो पहले प्रधानमंत्रियों ने किया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं ये इतिहास बताएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को भी समझा दीजिए कि थोड़ा सा प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट वो भी कर लें, क्योंकि उन्होंने तो चौकीदार चोर तक कह दिया। लेकिन मैं गौरव भाटिया को लाना चाहती हूं डिबेट में। और गौरव भाटिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आपने गौर फरमाया होगा तो आपने सुना होगा कि किन किन बातों के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आपका ध्यान नेहरू की तरफ आकर्षित किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी बात कश्मीर से रिलेटेड नहीं थी, यानी कि कश्मीर पर उनके ब्लंडर पर एक भी जवाब नहीं दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम से। ऐसा क्यों? क्या जो आपने कहा और जो किरण रिजिजू ने कहा वो निशाना सही जगह पे लगा है? गौरव भाटिया जी। नाविका जी, बड़ी जिम्मेदारी से आज एक बात कहूंगा। देश के कानून न्याय मंत्री ने ये मुद्दा उठाया और ये जन भावना का ही प्रतीक है। आज कोई ये नहीं कह रहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आदर नहीं होगा। आज जो सच्चाई है, 5 ऐतिहासिक भूल जो जवाहरलाल नेहरू ने करी क्योंकि उनके लिए उनकी निजी महत्वाकांक्षा राष्ट्र हित से ऊपर थी, आज उसको उठाया है। और इसीलिए आचार्य प्रमोद जी, जो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, उस पे कोई सफाई दे नहीं पाए, वो इधर उधर चले गए। सबसे पहले क्यों देरी हुई? जब राजा हरि सिंह तैयार थे कि कश्मीर का विलय भारत में हो जाए, जुलाई 1947, ये नेहरू जी ने खुद अपने वक्तव्य में माना है, तो क्यों इसको 3 महीने तक, 4 महीने तक लटकाया गया? उसकी वजह यह थी कि वो अपनी दोस्ती निभा रहे थे शेख अब्दुल्ला से और उनको भारत की चिंता कम थी, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सरदार पटेल 560 ऐसी रियासतें थी जिसका विलय करवा देते हैं
कि कश्मीर में विलय ना हो पाए। दूसरी बात, एक ऐतिहासिक जो भूल थी उसका ऐतिहासिक सुधार किसी ने किया तो गर्व से कहूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब अस्थाई अनुच्छेद 370 को काट के फेंका क्योंकि वो कैंसर बन गया था हमारे लोकतंत्र के लिए 5 अगस्त 2019 को। और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था डंके की चोट पे, जान दे देंगे 1 इंच भूमि नहीं देंगे। तो भूल चाचा नेहरू की, सुधार किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही इतिहास है जिससे लोकतंत्र सीखता है। ये किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है, ये अपने आत्मचिंतन का समय है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भारत का हित नहीं देखा, एक व्यक्ति विशेष की पूजा करते करते लोकतंत्र को चोट पहुंची। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी, कभी भी स्पेशल स्टेटस की कोई बात महाराजा हरि सिंह ने नहीं की थी, लेकिन पार्लियामेंट को जाकर बताया, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है, रिजिजू जी ने अपने आर्टिकल में, और यह कहा कि हमें थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए, वहां की आवाम को साथ लेकर चलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। ये कहीं भी महाराजा हरि सिंह के एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट में था ही नहीं। तो इस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट, इस तरह का इंटरनेशनलाइजेशन सिर्फ शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती निभाने के लिए, जो शेख अब्दुल्ला से लेकर राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के दौर तक चलती रही, और जब हमने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार देखा, और आज जब राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला में ये दोस्ती चलती है, इसमें दोस्ती बड़ी या देश? तहसीन पूनावाला, आज देश की पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस से। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल मुझसे पूछा। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इतिहास के बेसिस पे बोलूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए। जून 18 से जून 23 के बीच में लॉर्ड माउंटबैटन कश्मीर जाते हैं, महाराजा हरि सिंह से मिलते हैं और सरदार वल्लभ भाई को पटेल को कोट करते हुए कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज के बीच में नहीं आएंगे अगर महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विलय करना चाहते। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि पहला जूनागढ़ का मुद्दा सॉल्व हो, अगर कश्मीर आए या ना आए वो अगला मुद्दा हो। अगर कश्मीर आज भारत का हिस्सा है, इसका श्रेय जाता है सिर्फ एक व्यक्ति को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो एक कश्मीरी पंडित थे। जहां तक सवाल है 370 में, 370 की मीटिंग शेख अब्दुल्ला और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पर हुई, और उस सारी मीटिंग के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी में उस मीटिंग में शामिल हुए, और उनको अपडेट भी पंडित नेहरू ने किया था। यूनाइटेड नेशंस जाने का फैसला पंडित नेहरू के कैबिनेट का था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना केवल एक हिस्सा थे, उसको उन्होंने पार्लियामेंट के अंडर डिफेंड किया था कि यूनाइटेड नेशन ज्यादा सही बात है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोट करते हुए कहते हूं मैं, अगर भारत सरकार नहीं जाती तो पाकिस्तान की सरकार जाती, और जाना जरूरी था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। लेकिन बीजेपी की पुरानी आदत है यू टर्न मारो, झूठ बोलो, झूठ पर झूठ बोलो। एक और चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां तक सवाल है 370 का, 370 के आर्किटेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अगर आप कहते हो कि किसी को ऑटोनॉमी देना गलत है, और मैं खुश हूं कि मोदी जी ने हटा दिया, तो मोदी जी से आज आप एक सवाल पूछे, नाविका जी अपनी बात समाप्त करते हुए, नागालैंड को इस वक्त 2022 में अलग फ्लैग और अलग संविधान क्यों दे रहे नरेंद्र मोदी जी? आपको वादा किया था ना कि नागालैंड के साथ जो अकॉर्ड है दिखाएंगे, क्यों दे रहे अलग फ्लैग और अलग संविधान? अवनीश अवस्थी जी जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला ने इतिहास गिनाया है और कह रहे हैं बीजेपी का इतिहास गलत है, उनका इतिहास सही है, जवाब दीजिए। नाविका जी, पहली बात तो यह है कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनकी समीक्षा करना किसी व्यक्ति को विलन बनाना नहीं होता। नेहरू जी ने अगर कोई गलतियां की हैं तो इससे वो विलन नहीं हो जाते। बात 5 गलतियों की नहीं है और 5 बड़ाइयों की नहीं है। मैं नाविका जी आपके सामने एक किताब सामने रखता हूं जिसमें 97 नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, और इसमें विद प्रमाण, विद जिन लोगों ने जहां जहां जिसको कोट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को, मैं सिर्फ 3-4 लाइनें सुना देता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। बाय जून जुलाई 1947 महाराजा हरि सिंह ऑफ J&K had begun to take steps towards final accession with India, including replacement of his pro-Pak PM Ramchandra Kak with Meher Chand Mahajan, a lawyer and a Congress nominee on the Boundary Commission, who later became the Chief Justice of India. ये सबको मालूम है कि शेख अब्दुल्ला की शर्त के साथ, उसकी शर्त जब तक नहीं मानी गई तब तक नेहरू जी आगे बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक धारा 370 की बात है, इट इज ओपन केस कि बाबा साहब अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला को क्या जवाब दिया था, इट इज ऑन रिकॉर्ड।
और जिस दिन धारा 370 पे संविधान सभा में बहस हुई, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर उस बैठक में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं। मेरे 60 सेकंड खत्म हुए, मैं आगे आपके सामने जो भी आप कहेंगे मैं बात रखूंगा। मैं बशीर आरिफ साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आज जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरा काम नहीं है पाकिस्तान से बात करना, तो वो रोज रोज दिल्ली की सरकार को क्यों कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए? अमन शांति की अपील तो अपनी सरजमीन पर खड़े होकर कोई किसी से भी कह सकता है, लेकिन जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान को कह दीजिए, आपको बहुत पाकिस्तान का दर्द समझ में आता है, तो आप उन्हें कह दीजिए अमन चैन यहां आ जाए, तब भी फारूक अब्दुल्ला करते हैं ये मेरा काम नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इतनी पीढ़ियों तक और इतने दशकों तक वहां सत्ता सुख भोगने के बाद उनका कोई कर्तव्य नहीं है कश्मीर की तरफ? उनका कोई काम नहीं है? जो काम है वो दिल्ली की सरकार का है? क्या ये बात आपके गले उतरती है? नाविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी है कि मैं आपसे हम कलाम हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका हम पेशा हूँ। मैं भी इस इंडस्ट्री से, टेलीविजन और रेडियो की इंडस्ट्री से 40 साल तक जुड़ा रहा, और आप एक एंकर हैं। पहले मैं ये बहुत ही अदब के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पार्टिसिपेंट मत बन जाइए, आप एंकरिंग कीजिए। और ये जो शब्दावली आप इस्तेमाल करती हैं, एडजेक्टिव्स, खुदा के लिए एडजेक्टिव्स इस्तेमाल ना कीजिए कि जिस फारूक ने, जिस अब्दुल्ला ने। अगर शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो शायद इल्हाक नहीं होता। शेख अब्दुल्ला ने जेल काटी सन 31 से। अब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये बात जो है पाकिस्तान से शांति की बात है, वो मरकजी सरकार करे। ये तो मरकजी सरकार जो है, उनका ये कहना था कि दफा 370 हटेगी और यहाँ अमन शांति आ जाएगी, यहाँ पे सब तरक्की होगी, यहाँ पर हर तरफ से खुशहाली आएगी। लेकिन कुछ नहीं बदला। दफा 370 क्या था? एक ये था कि यहाँ कोई जमीन ना खरीदे और नौकरियां जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू कश्मीर में रहें। अब जो आप कहते हैं कि अमन शांति के बाद जो गृह मंत्री यहाँ तशरीफ लाए, हम उनका बड़ा आदर करते हैं। वो यहाँ ये क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने आज बड़गाम में जो कहा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि वो जो जिस गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, वो हाँ, वो कश्मीर का हिस्सा हैं, थे, रहेंगे। तिब्बत तक का भी हमारा इलाका था, जो रियासत जम्मू कश्मीर की महाराजा हरी सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह की। और ये जो कहते हैं कि ये 370 बन गया, फिर वो हो गया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने गलती की। 370 उस वक्त नहीं बना, ये लैंड राइट्स 1924 में महाराजा हरी सिंह ने उस वक्त महाराजा ने दिए थे, ताकि यहाँ पे कोई गैर कश्मीरी, गैर डोगरा, गैर पंजाबी ना आए। मैं उनसे कहूंगा अपने डिफेंस मिनिस्टर से, जो चाइना बस्तियां बना रहा है अरुणाचल में अंदर घुस के हमारी जमीन पे, उससे पहले उसको तो छुटकारा दिलवाए हमें। जो चाइना अक्सर चिन्ह बशीर साहब, आपके 60 सेकंड तो कब के खत्म हो गए, पर मैंने आपको समय दिया क्योंकि आधा समय तो आपने स्कूल खोल रखा था जिसमें मुझे स्टूडेंट बना दिया था। जिस देश में 18 साल के लोग वोट करके ये तय कर सकते हैं कि कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा या कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, वहां इस उम्र में 30 साल की जर्नलिज्म के बाद आपने मुझे अपने स्कूल में दाखिल कर लिया और समझाने लगे कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। चलिए हम अपने उस्तादों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं, तो मैंने बीच में आपको टोका नहीं। लेकिन अगर अपने काम से लोग काम रखें और जो सवाल पूछा जाए, तो मैं भी आपको एक टीचर की तरह बता दूं कि स्टूडेंट्स को उसी सवाल का जवाब देना चाहिए जिस सवाल पूछा जाता है। और आपसे डिफेंस मिनिस्टर ने राय तो मांगी नहीं, तो दे रहे हैं आप फ्री में। चलिए, ये आपकी मर्जी। लेकिन तारिक फतेह साहब, बशीर आरिफ साहब ने जो इतना बड़ा हमें लेक्चर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल का जवाब देना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल टेलीविजन पे, लेकिन अगर जवाब ना हो तो उसको घुमाने का भी तरीका होता है, जिसे सही जर्नलिज्म नहीं कहा जाता। मुझे भी कुछ हो गए, कुछ 30-40 साल
इस प्रोफेशन में दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि जवाब बन नहीं पा रहा है तो किस पे ब्लेम किया जाए। अब बात सारी कश्मीर की है और नेहरू जी वॉज अ ग्रेट लीडर। एक बात तो दुनिया भर में उनका नाम है, ही इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम सब इज्जत करते हैं उनकी। लेकिन ये एज पाकिस्तानी, जब हम पाकिस्तान में थे, वी रियलाइज कि इनको कश्मीर के चक्कर में, रेडर्स इन कश्मीर किताब भी है मेजर जनरल अकबर खान की, कि किस तरह इंडिया could have taken the entire कश्मीर, but political resistance थी और hesitation थी कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, रिएक्शन क्या होगा हमारी अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे, क्योंकि पाकिस्तान तो बन चुका था लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो हिंदुस्तान में बैठे हुए थे। ये भी आज तक कोई नहीं समझ सका कि जो अब पाकिस्तान है, या किसी ने पाकिस्तान मांगा ही नहीं था। मुस्लिम लीग पंजाब में हार गई थी, सूबा सरहद में अपने डॉक्टर खान साहब थे, ये फ्रंटियर गांधी थे, बलूचिस्तान आजाद था, सिंध में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान बनाने वाले तो यूपी, बिहार, भोपाल और वहां के रहने वाले थे जो अब भी वहीं रह रहे। तो ये सबक पढ़ाना आपको कि क्या कैसे करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, उसके बजाय अगर वो आपको बता देते कि सच और झूठ क्या है, तो फिर ये भी पता चलता है कि अगर कल को यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाए तो उसका पहला स्टेप है कि पाकिस्तान का हर सिविलियन और फौजी जो अगस्त 14, 1947 में वहां नहीं था, ही विल हैव टू लीव। नंबर 2, चीन की जो 500,000 आर्मी बैठी हुई है वहां पे, जो सीपैक बना रही है, दे विल हैव टू विड्रॉ। ये जबरदस्त मौका है। अगर आपके यहाँ कोई एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई गुरु बैठा है, सुन ले कि अगर इस वक्त इंडिया कहे कि यस वी वुड लाइक टू हैव द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, पाकिस्तान अपोज करेगा उसे, क्योंकि वो तो मर जाएंगे। उन्होंने सारा अपना मुल्क बेचा चीन को, और चीन की फौज बैठी है आपकी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, तो ये क्या निकलवाएंगे उनको बाहर? देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ। नेहरू जी से मैं गलती नहीं कहूंगा, रिलक्टेंस कहूंगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी का कि मुस्लिम लीग ना लड़े, वहां सीटें ना जीत पाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का क्या रोल होगा, फिर उन्हीं को बंद भी कर दिया। तो दिस वाज अ सेल्फिश ईगो रिडन थिंग कि मैं शेख अब्दुल्ला हूं और मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम जवाहरलाल नेहरू हो, तुम पंडित हो। ये दिस इंटरफियर्ड इन रैशनल पॉलिसी मेकिंग, जिसकी वजह से कश्मीर, तो यही बात तो आचार्य जी आपसे पूछ रही थी मैं कि दोस्तियों में देश को ताक पर लगा दिया आपने, दोस्ती निभाने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने और पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया ताउम्र। ये ब्लंडर नहीं तो क्या है? इस पर जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बातें ना करे दोस्त। मुद्दा कश्मीर पर जो सवाल उठते हैं उसे बता। देखिए नाविका जी, एक तो बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके तमाम विचारक, चिंतक और नेता और लेखक ये सिद्ध करने में तभी से लगे हुए हैं, देश की आज़ादी से लेकर आज तक, कि देश की जो आज़ादी हुई उन्हें दो बातों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब ये कहा जाता था, हम जब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और ये कहा जाता था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो महात्मा गांधी से भी प्रॉब्लम होती थी उनको और आज तक भी है। लेकिन चलिए, मोदी जी का धन्यवाद कि मोदी जी ने महात्मा गांधी जी को आदर देना शुरू कराया, वरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में और कहीं भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर तक भी नहीं थी। ओके, अब आता दूसरा सवाल पंडित नेहरू का। अब मैं अभी जो दूसरे हमारे साथी प्रवक्ता थे, चाहे वो बीजेपी के हैं या अपने अवस्थी जी हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के इशू पर पंडित नेहरू गलत थे और पटेल सही थे। तो क्या ये संभव है कि पंडित नेहरू के जो फैसले थे वो सरदार पटेल उनसे सहमत नहीं थे, या सरदार पटेल के फैसले थे उनसे पंडित नेहरू सहमत नहीं थे? क्या ये संभव है कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो सरदार
सरदार पटेल ने किया। जो काम अच्छे हुए उस समय वो सरदार पटेल ने किए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं और आज के कानून मंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो पंडित नेहरू उन फैसलों को ब्लेंडर कह रहे हैं तो उस ब्लेंडर्स में सरदार पटेल भी शामिल हैं, उस ब्लेंडर में और लोग भी वो शामिल हैं जिनके नाम पर इस देश को फक्र है, जिनके नाम पर इस देश को गर्व है। तो मैं एक अभी बड़ी जो अजीब सी बात हो रही है कि जो अच्छा काम हुआ वो सरदार पटेल ने ये किया, तो कोई नहीं और कह रहा। जो गलत काम हुए वो पंडित नेहरू ने किए। कि नेहरू जी ने कोई अच्छे काम नहीं किए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि कश्मीर पर कुछ गलतियां हुई या नहीं हुई, इसको मानने में क्या हर्ज है? नहीं, कैसे माना जाए इसको नाविका जी? पहली बात, जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, पहली बात तो यह है कि देश का जो डिवीजन हुआ तो क्या वो पंडित नेहरू ने किया? उसमें महात्मा गांधी की सहमति नहीं होगी, उसमें मजबूरियां नहीं थी, उसमें उन परिस्थितियों के हालात क्या थे उस समय? कत्लेआम हो रहा था, तमाम आगजनी हो रही थी, देश जल रहा था। तो जब घर जल रहा होता तो घर का मुखिया भी ये सोचता है कि पहले घर को बचाओ, सब घर नहीं जलना चाहिए। पर एक डिवीजन को स्वीकार किया गया। थ्योरी तो ये भी है कि अगर जवाहरलाल नेहरू पीएम नहीं बनते तो ये सब ना होता। नहीं, नाविका जी, तो अगर जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाने का फैसला उस समय के नेताओं ने किया, महात्मा गांधी की कंसेंट से हुआ, तो फिर तो महात्मा गांधी बापू भी गलत सिद्ध ठहराए जाएंगे और तमाम वो नेता गलत हो जाएंगे। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को। ये सवाल है मेरा। आचार्य जी ये कह रहे हैं और साथ में ये भूल जाते हैं कि जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको साथ लाने वाले तो सरदार पटेल थे। अब सरदार पटेल को ये भूल गए, जवाहरलाल नेहरू इन्हें याद रहे, लेकिन नेहरू पर कोई टिप्पणी करता है तो इनको दर्द हो जाता है और कहते हैं कि पटेल और नेहरू तो हमेशा साथ साथ थे। अब इसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए आचार्य जी, आज जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई हैं उससे क्यों बच रहे हैं, उसकी वजह है इतिहास गवाह है और कांग्रेस जानती है कि जवाहरलाल नेहरू गलत थे। और तथ्यों के आधार पे आपको बताता हूं। पहले 5 भूल क्या हैं, जल्दी जल्दी बता दूं, पहले भाग में नहीं बता पाया था। नाविका जी, पहली बात तो देरी जो करी, मैंने बता दिया किस तरह से राजा हरि सिंह चाहते थे कि विलय हो जाए, अक्टूबर तक नहीं हुआ, जुलाई में आई थी कि विलय करना चाहते हैं। दूसरी बात, चाचा नेहरू चाहते थे कि मेरा मान सम्मान रहे, भारत की चिंता उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो एक्सेशन होगा, विलय होगा, ये अस्थाई होगा, प्रोविजनल होगा। ये भी गलत था, क्योंकि 560 रियासत जो विलय होती है वहां कोई प्रोविजनल विलय था ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबका सेम था। तीसरी बात, हमारा अंदरूनी मामला था, ये तो आचार्य जी भी मानेंगे। इसका अंतरराष्ट्रीयकरण क्यों किया? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र क्यों लेके गए? आपने पाकिस्तान को एक जगह दे दी बात रखने की, आपने यूनाइटेड नेशंस को जगह दी, ये तो जरूरी भी नहीं था और इसमें मतभेद थे जो बाकी नेता थे, चाचा नेहरू की ही कारस्तानी थी। चौथी बात, जनमत संग्रह कराएंगे। नाविका जी, क्यों कराएंगे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसा कोई ना धारा थी ना कोई प्रोविजन था? और उसके बाद जनमत संग्रह सिर्फ इसलिए कराना था क्योंकि अपनी छवि को सुधारना था। और अंत 5वां जो दोष है उनका, वो ये था कि आर्टिकल 370 आप पढ़िएगा आचार्य जी, अस्थाई रहेगा। आपको मालूम है जब बहस हुई, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि ये भेदभाव वाला रवैया क्यों, और सरदार पटेल ने बिल नहीं पारित वहां पे किया या पेश किया। गोपाल स्वामी अयंगर जो सबसे नजदीकी थे जवाहरलाल नेहरू के, उनको ये जिम्मा दिया गया। और मैं अब आपको एक और बात बता दूं तथ्यों के आधार पे, ये चाचा नेहरू ने कहा है, लाइन अंग्रेजी में है, पढ़ देता हूं। जब राजा हरि सिंह जी ने कहा कि हमें विलय चाहिए, तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य हैं, इवन इफ द महाराजा एंड हिज गवर्नमेंट देन वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया, वी वुड लाइक समथिंग मच मोर, दैट इज पॉपुलर अप्रूवल। राजा हरि सिंह जी चाहते थे विलय हो जाए, जनमत संग्रह चाहते थे चाचा नेहरू। ऐसा क्यों है? ये सवाल वो सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। और एक बात और कह दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, और ये उन्हीं का नारा है जो हर भारतीय ने लगाया है और जिसको साक्षात किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा
एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रहेंगे, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल। और यही गलतियां हैं, ये गलतियां हैं जो शेख अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक चलती आ रही हैं। आज भी उमर अब्दुल्ला और मेरा सवाल तहसीन पूनावाला ये है कि फारूक अब्दुल्ला आज भी कहते हैं कि मेरा काम नहीं है पाकिस्तान से अमन चैन के लिए गुजारिश करना। क्यों भाई? दशकों से आपका वहां दखल है जम्मू कश्मीर में। क्या अमन शांति की कोशिश करना या उसके लिए दुआ करना या सिर्फ पाकिस्तान के तरफ एक बयान देना, यह भी नहीं हो सकता क्या फारूक अब्दुल्ला से? बल्कि फारूक अब्दुल्ला जी से जब मैंने सवाल पूछा था कश्मीर में जो हालात हुए थे 1990 के दशक में, तो देखिए क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। उन्हें जवाब देने की आदत है ही नहीं। सुनिए फारूक अब्दुल्ला। And that can only be resolved by मरे और जिए हैं अगर, तो मुझे ये बताइए, इतिहास आपसे पूछता है कि जब 3 हिंदू, टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या? इंटरव्यू फॉर? तो आप इंटरव्यू फॉर? माय इंटरव्यू इज फॉर आस्किंग अबाउट कश्मीर। आई एम नॉट रेडी टू गिव हर इंटरव्यू। शी इज टोटली तो आप वन साइडेड बीजेपी पर्सन। मैं बीजेपी की हूं और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है, आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, कश्मीरी हिंदुओं के सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते। मैं क्या कर सकती हूं? तहसीन पूनावाला ना तब जवाब दिया, ना आज जवाब देते हैं, ना 1990 के दशक में, बल्कि 27 अक्टूबर 2022 यानी कि टीवी इंटरव्यू में कहते हैं एक भी हिंदू बचेगा नहीं कश्मीर में। ये कहने का उनके पास बहुत समय है, उनकी आत्मा शायद बहुत खुश होती है ये सोचकर, लेकिन पाकिस्तान को अमन चैन की दरखास्त करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तहसीन पूनावाला, क्या इन्हीं बातों ने नहीं बिगाड़ा कश्मीर को? आप शायद म्यूट पर हैं। आवाज आ जी, बोलें। मैं साहब बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं माफ कीजिएगा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं गुजारिश करूंगी बशीर साहब से। बशीर साहब, फारूक अब्दुल्ला कभी भी जवाब नहीं देना चाहते? कि मैं आपसे नाविका जी एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा। आपने टिकालाल टपलू, जस्टिस नीलकांत गंजू और दूसरे लोगों की जो शहादत हुई, जो जिनको कत्ल किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन यूसुफ हलवाई को आप भूल जाती हैं। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए मिलिटेंटों द्वारा। डॉक्टर फारूक अशाई को कोल्ड ब्लड मर्डर हुआ उनका। ये जलील अंदराबी को मारा गया, वो भी मारे गए, बहुत सारे मारे गए, खून खराबा हुआ। हमें आज भी दर्द है, मुझे जाती तौर पे भी दर्द है और हर कश्मीरी मुसलमान को दर्द है कश्मीरी पंडित के मरने का, यहां से निकलने का। अब आपका सवाल बजा है, बिल्कुल सही है कि फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान से गुजारिश क्यों नहीं करते, कहते क्यों नहीं कि अमन चैन लाओ यहाँ पे। अगर उनके कहने से पाकिस्तान यहाँ पे अमन चैन का पासदार बन सकता है, वो तो मरकजी सरकार, हमारा देश इतना बड़ा है, वो तो कर सकते हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फारूक अब्दुल्ला कहाँ के कैसे मानेंगे उनकी बात? दूसरा ये कहना कि शेख अब्दुल्ला, बशीर साहब आप शायद समझे नहीं, क्योंकि मैंने ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने 17 अक्टूबर 10 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान से बात करने की हिमायत करने वाले खुद पाकिस्तान से कुछ नहीं कह सकते, खुद पाकिस्तान से कुछ नहीं कह सकते। तारिक फतेह साहब,
नाविका क्या कहेंगे? जब सोच एक ही होगी तो क्या कहेंगे वो उनको? जब पूरी सोच ये है कि हम एक उम्मा हैं, उम्मत हैं, हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा बड़ा हमारा उठना बैठना और लॉयल्टी इज टुवर्ड शरिया लॉ, वो करेंगे बातचीत आपस में। ये तो सोचना आपको पहले समझेगा तो दिस प्रॉब्लम लाइज एल्सवेयर कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को माइक खुला हो, टीवी कैमरा ऑन हो तो उसको आप एक्सेप्ट करें, और जब वो बंद हो जाए तो आप कहेंगे तो बात तो हमने गजवा हिंद की करनी है, ये तो अब क्या करें, अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन दे गए, हमें करना। अम्बेडकर साहब ने और क्या कुछ नहीं कहा, वो भी कभी पढ़ लिया करें कि किस कदर डेंजरस एटीट्यूड है हिंदुस्तान के अंदर कि ये हम मान ही नहीं रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है। हम अभी भी तैमूर के पीछे लगे हुए हैं, बाबर और ये सब हीरोज हैं, औरंगजेब हीरो है, ये अब तक ये चल रहा है। एंड वी स्टिल सड़कों के नाम आपने रखे हुए हैं, शहरों के नाम रखे हुए हैं, प्रयागराज को इलाहाबाद कहा हुआ, तो ये कैसे हो गया? ये उस सोच के खिलाफ लड़ने का पहला करना चाहिए। आजादी आपको मिलेगी जब हिंदुस्तान हिंदुस्तान होगा। ये नहीं है कि आप डरे बैठे हुए हैं कि अरे औरंगजेब रोड का नाम अगर हटा दिया तो दंगा ना हो जाए, सरतन से जुदा ना हो जाए। ये कैसी डिस्टेंस है? आजादी है, अगर हिंदुस्तान आजाद है तो हिंदुस्तान को आजाद दिखाना भी पड़ेगा कि हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। हम कश्मीर जो है इट एक्सीडेड टू इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये आचार्य जी, जिन लोगों ने रोक दी, ये तो गलती है कि नहीं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने इतनी देर औरंगजेब और इन सारे ख्यालातों को नाम दे देकर यहाँ पर जिंदा रखे। या ये भी एक जो नशा था वो रह गया, जो आपने कभी हटाने का सोचा ही नहीं। देखिए नाविका जी, दो बातों पे अपनी बात कह के मैं अपना वक्तव्य पूर्ण कर लूँगा। पहली बात यह है कि दो बहुत बड़े कंट्रडिक्शन हैं आपकी इस डिबेट में। बीजेपी ये कहना चाहती है कि हैदराबाद का विलय हुआ, ये सरदार पटेल जी ने किया, और कश्मीर का जो इशू है वो सरदार पटेल ने सॉल्व किया, और नेहरू नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि नेहरू वाज सो पावरफुल, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सब कुछ उनके इशारे पे होता था। तो अगर नेहरू इतने पावरफुल थे तो उनका गृह मंत्री उनकी बिना मर्जी के कैसे हैदराबाद की समस्या को सुलझाता, कैसे सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होता, कैसे कश्मीर की समस्या का समाधान होता? तो पहले बीजेपी ये सोच ले कि नेहरू कमज़ोर थे या ताकतवर थे। मेरा बड़ा गंभीरता से सवाल है। अब आपका सवाल ये है कि साहब औरंगजेब रोड, बाबर रोड, जो तारिक फतेह साहब ने कहा, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं आपके चैनल पे कि अगर कुछ गलतियां पहली सरकारों ने कर दी तो भाई आप बदल दो ना, हम कब रोक रहे हैं? आप औरंगजेब का रोड का नाम बदलो, अकबर रोड बदलो, मुगल गार्डन का नाम बदलो, कुतुब मीनार को बदल दो ना, हम कब मना कर रहे हैं? आपने 370 हटाने की बात कही, तो मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि 370 को बहुत से हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई ऐसा मानते थे कि नहीं हटनी चाहिए, लेकिन अब देश की सरकार ने फैसला लिया, देश की जनता चाहती थी कि 370 हटे। हम स्वागत करते हैं, हम समर्थन करते हैं, हम बिल्कुल सहमत हैं इस बात से कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, समर्थन करते हैं। तो अधीर, बहुत सारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये तो इंटरनल मामला ही नहीं है। कब इन्होंने समर्थन किया था? अवनीजेश अवस्थी जी, क्या अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में समर्थन किया था आर्टिकल 370 के हटने का? नाविका जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला ने जो आज बयान दिया है उससे पहले का एक बयान भी आपको याद रखना चाहिए हम सबको, जब उन्होंने कहा था पीओके तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम ऐसे ले लोगे। ये फारूक अब्दुल्ला हैं, ये बयान भी याद रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आचार्य जी मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने बल्कि दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 370 वापस ले आएंगे, यहां तक कहा दिग्विजय सिंह ने, आपके गुरुदेव हैं। और जहां तक सरदार पटेल की बात है, आप अगर कहें तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि सरदार पटेल ने नेहरू जी को क्या कहा, जो बाकायदा इन्वर्टेड कॉमास में है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन पार्टीशन की है। और जहां तक मैं सुना सकता हूं, लेकिन पता नहीं उतना टाइम होगा कि नहीं होगा, 2-3 लाइनें हैं। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, आप एक बात बताइए कि अगर जनसंख्या वहां की मुस्लिम बहुल थी और नेहरू जी को लग रहा था कि इसमें वहां से हमें बातचीत करनी चाहिए, पॉपुलर डिमांड क्या होगी, तो लाहौर तो हिंदू बहुल था, कम से कम करतारपुर साहब तो ले लेते, सिंध तो ले लेते, फिर तो ले लेते ना।
आपको मालूम है बलूचिस्तान के बारे में क्या वाला जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिएगा। जी पहली तहसीन भाई जरा 5 सेकंड मुझे दीजिएगा। तहसीन भाई 5 सेकंड दीजिएगा। तहसीन भाई प्लीज। पहली बात अवस्थी जी, आपको ये शोभा नहीं देता है। आपने ये कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे गुरु हैं, ना मैं उनका गुरु हूं ना वो मेरे गुरु हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 370 दोबारा लागू करेंगे। दोबारा लागू करेंगे, कांग्रेस ने अपने नेताओं को मना भी नहीं किया। तहसीन पूनावाला जवाब तो ये देना पड़ेगा ना, जवाब तो ये देना पड़ेगा कि जिस तरह से कश्मीर में ये कहा गया कि पीओके तुम्हारे बाप का है, और जिस तरह से इतने सालों तक ये टेम्पररी प्रोविजन आर्टिकल 370 को रखा, क्या ये कांग्रेस का हिस्टोरिकल ब्लंडर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं उत्तर दे देता हूँ। उम्मीद है कि मुझे रोका नहीं जाएगा। बहुत सारे झूठ बात इस नेशनल चैनल पे हो रहे। एक एक बात को मैं तथ्यों के आधार पे, हिस्टोरिक फैक्ट के आधार पे, फैक्ट चेक बाय टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स को कोट करते हुए कह रहा हूँ। 5 जून 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उस पत्र में वो लिखते हैं, मैं संक्षेप में कहूंगा, कि महाराजा हरि सिंह विलय होने था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का भारत से, वो इस वक्त बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। वो फोन पर भी नहीं आ रहे। लेडी माउंटबैटन और अमृत कौर उनसे लगातार संपर्क में कह रही है आप आइए, और अब माउंटबैटन साहब जाने वाले, क्या करना चाहिए हमें। और वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ में थे, ये जून की बात हो गई। और उसके बाद माउंटबैटन जाते हैं और माउंटबैटन कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने, जिससे मैं आगे कहा कि कश्मीर अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके आर्किटेक्ट में दोबारा से कहता हूं, जब अयंगर साहब डील कर रहे थे 370 में, वल्लभ भाई पटेल 370 के आर्किटेक्ट थे। मैं गोपाल स्वामी अयंगर का एक पत्र जो नेहरू को है, प्लीज अगर आप मुझे मत रोकें क्योंकि बाकी लोगों को मौका मिला है, वो लेटर लिखते हैं और उस लेटर के अंदर नेहरू को लिखते हैं कि ये जो ड्राफ्ट बनाए आप क्या चाहते हो। नेहरू को उत्तर देते हैं वल्लभ भाई पटेल के अप्रूवल के लिए भेजो। मैंने पहले आपके शो पे कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 के पक्ष में नहीं थे, यूनाइटेड नेशन जाने के पक्ष में थे। एक लास्ट चीज का मैं आपको खुलासा करते बात समाप्त करता हूं, क्यों भारत ने युद्ध रोक दिया। 1948 में भारत की सेना उस वक्त भी इंग्लैंड की सेना के कमांडर्स थे दोनों साइड पर, और उसके बाद टेरेन नहीं था कि भारत आगे बढ़े, और ये खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि कैबिनेट का डिसीजन था कि यूनाइटेड नेशन जाए। अवनीश अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं आपको। अवनीश अवस्थी जी, मैं 30 सेकंड का समय देती हूँ क्योंकि पब्लिक के सवाल हैं, पब्लिक के सवाल उठाने जरूरी है। मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूँ आपको, आचार्य जी को और इनको टीम को देता हूँ। मैं उस किताब में लिखा है माउंटबैटन एडिड इन्वर्टेड कॉमास, ही ब्रैकेट में यानी कि सरदार पटेल हैज आल्सो अटैक्ड नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम सेइंग I regret your leader has followed the lofty ideas into the skies and has no connect left with the earth or reality. मणिबेन पटेल की डायरी पढ़ लीजिए प्रमोद कृष्णन जी, वो किसके बारे में? मणिबेन पटेल की डायरी पढ़ लीजिए। क्या हालत थी। 50 साल तक भारत रत्न नहीं दिया। आप तो ये तो सब मानते ना कि हैदराबाद को, जूनागढ़ को सरदार पटेल लाए, इसी बात पर दे देते कम से कम। इतने अच्छे संबंध। लेकिन पब्लिक पूछ रही है, मुंबई से संजय प्रजापति का सवाल है और पूछ रहे हैं, नाविका जी मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, क्या बीजेपी भी अब्दुल्ला जैसे नेताओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है, और अगर नहीं तो इनके जैसों पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं? और दूसरा सवाल भी गौरव भाटिया जी आपके लिए, भोपाल से शिशिर का सवाल है, कश्मीर से जुड़े हर सवाल पर अब जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। आज जब आतंकियों द्वारा मासूम कश्मीरियों की हत्या की जा रही है तो बीजेपी के नेता कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया? 2 सवाल, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। थोड़ा समय दे दीजिएगा, पहले सवालों का ही उत्तर दे देता हूं क्योंकि दर्शक के सवाल का उत्तर देना जरूरी है। आपको 9 साल 9 सबसे पहले तो फारूक अब्दुल्ला खुद आज जांच के घेरे में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ऐतिहासिक भूल का ऐतिहासिक सुधार किसी ने किया, अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे भी डंके की चोट पे कह सकते हैं कि जो भारत माता हमारी भारत माता की भूमि पाकिस्तान को दी है, अगर वहां पे भी कोई तिरंगा लहराएगा और वापस लाएगा तो जनता ये मानती है उनके आशीर्वाद से श्री नरेंद्र मोदी जी ही लाएंगे। अब मैं आपको कुछ तथ्य रख देता हूं, आचार्य जी बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले जब अनुच्छेद 370 का
संशोधन का चर्चा संसद के पटल पर चल रही थी, तो मेरे हाथ में वो भाषण है जो श्री अधीर रंजन चौधरी ने वक्तव्य दिया। नाविका जी, चाचा नेहरू से सीखते हुए अधीर रंजन चौधरी ने इसे अंदरूनी मामला नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा, एक लाइन पढ़ देता हूं, अच्छा ठीक है सर, आप कहते हैं कि ये कश्मीर का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब भी यूनाइटेड नेशंस के लोग वहां की मॉनिटरिंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन सन 1948 से मॉनिटरिंग करता है। ये अधीर रंजन चौधरी ने। दूसरी बात, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का लेके आया हूं। इसमें इन्होंने क्या कहा, नाविका पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन बता दूं। इन्होंने कहा अनुच्छेद 370 जरूरी है, ये भारत की मजबूरी है, इसको हटाया नहीं जाएगा और हटने भी नहीं देंगे। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है। तीसरा, जब हट गया, अभी क्या कह रहे थे आचार्य जी, मैं तो आपको सलाम करता हूं, आप में जज्बा तो है, भारत की बात करेंगे। राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान के डोजियर पे आता है नाविका जी, और राहुल गांधी कहते हैं कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है। ये पाकिस्तान का डोजियर जो यूनाइटेड नेशंस में दिया गया, राहुल गांधी का वक्तव्य पहले पन्ने पर है। ये लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो। चौथी बात, आचार्य जी आपने कहा ना कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन इधर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन राहुल गांधी के दिमाग में है। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि गृह मंत्री तत्कालीन सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई 560 रियासत जो थी उनको भारत में विलय करे, और एक जम्मू एंड कश्मीर रखा चाचा नेहरू ने। चाचा नेहरू की क्या मजबूरी थी कि कश्मीर को उन्होंने अपने तत्वाधान में रखा। सरदार पटेल ने 560 जो रियासत थी उसका विलय कराया। कश्मीर में आज भी 5 ऐसी परेशानियां हैं जो ना होती। पहली, पाकिस्तान को मौका दिया कि वो भारत में घुसे और हमारे जो नागरिक हैं उनको प्रताड़ित करे। दूसरा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना होता अगर चाचा नेहरू गलती ना करते। तीसरा, अंतरराष्ट्रीयकरण किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चौथा, कश्मीर में आतंकवाद ना होता अगर उस वक्त विलय हो गया होता। और अंत में कश्मीरी पंडित हिंदू भाई बहन जो है गौरव भाटिया जी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं दर्शकों को, और ये तस्वीर शायद कांग्रेस की पूरी कहानी बताती है। ये तस्वीर है 2006 की। यासीन मलिक जो रिस्पॉन्सिबल है, और ये खुद उसने कहा था 5 इंडियन एयरफोर्स के हमारे ऑफिसर्स को मारने के लिए यही यासीन मलिक हाथ मिला रहा था। तब बिल्कुल आपके हाथ में भी वही तस्वीर है गौरव भाटिया जी, ये तस्वीर है। और इस तस्वीर के बाद जब यासीन मलिक ने कहा कि कश्मीर के लिए कोई सल्यूशन ढूंढिए, तो मनमोहन सिंह ने बनाया, वाइस प्रेसिडेंट जो बाद में बने, उनके अंडर एक कमिटी, और वो कमिटी ये कह रही थी कि हमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट से कश्मीर मसले पर हल पूछने चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि आज कांग्रेस इन भूलों से कैसे दूर भाग सकती है। आज यही है मेरा नजरिया। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत और अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद कहती हूं। नमस्कार।